आप बहुत कम मेहनत में इससे ज़्यादा पैसा दूसरी जगह कमा सकते हैं। चाट पकौड़ा ना खाएं 30-50 रुपये। अब इस एज के लड़के को बाथरूम भी जाना होगा तो वो मोटरसाइकिल से। अब नॉलेज का खेल बहुत कम हो गया है। तो सर अभी फेक वर्ल्ड में नहीं रहना है। तीसरी बात ये है कि ड्रीम के साथ कोई समझौता होता नहीं। पर कहीं ना कहीं वो फैमिली प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, जो तैयारी का फेज़ होता है ना, हर आदमी के लिए कठिन फेज़ होता है। तो आप जो जानते हैं उसको गलत करके आ रहे हैं। अब जो खेल है ना वो परफॉर्मेंस का है। नमस्कार अररिया, स्वागत है आप सभी का बिहार के फर्स्ट स्टूडेंट ड्रिवन पॉडकास्ट विनायक अनप्लग्ड कैंपस टू करियर के एपिसोड 2 में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो सिर्फ अपने प्रोफेशन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। एक ऐसी पहचान जो डिग्री से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से बनी है। जो ऐसे डॉक्टर जिनके लिए उनके मरीज और उनकी सेवा ही जीवन है। कुछ लोग तो इन्हें गरीबों का मसीहा भी कहते हैं डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, लोगों की नई जिंदगी देते हैं। जी हाँ, 17 सालों से अररिया में रहकर जिंदगियों को बदलने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कुमार आनंद हैं। आज हम इनकी डेडिकेशन से कई नई चीजें सीखेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अररिया के हेल्थ केयर के सिस्टम को के मजबूत पिलर डॉक्टर कुमार आनंद के लिए। थैंक यू भाई। सर कैसे हैं आप? ठीक हो भाई, आप बताइए, आप ठीक हैं? बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सर आप अपने शुरुआती दिनों के बारे में, अपने एजुकेशन जर्नी के बारे में कुछ बताइए। हम लोग जिस दौर में हैं वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। हम लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े लोग हैं। पहले जो बेसिक शिक्षा मेरी हुई है यहीं अररिया में एक समिति स्कूल है, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल। उसके बाद सरकारी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर वहाँ से 10th करने के बाद फिर बाहर पटना से ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, फिर मेडिकल कॉलेज। तो सर जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे तो किस तरीके के स्टूडेंट थे आप? बहुत ज़्यादा पढ़ाकू वाले बच्चे थे या एक मस्तीखोर बच्चे थे? आप बहुत शांत रहते थे क्लास? उस समय चीज़ें नहीं होती थी करने के लिए, इतनी इंटरनेट नहीं थे, मोबाइल नहीं थी, तो आदमी क्या करेगा? पढ़ेगा और खेलेगा, यही दो चीज़ हुआ करती थी। सही। वहाँ दोस्त हुआ करते थे। अभी के बच्चों के पास तो दोस्त नहीं है, मोबाइल है। तो वहाँ हम लोग के टाइम में तो मोबाइल था नहीं, तो पढ़ना था और खेल कूद करना था बस। करेक्ट। सर हमारे यहाँ एक बिहार में एक मोनोटाइप देखा गया है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, आईएएस के बच्चे आईएएस, टीचर का बच्चा टीचर। लेकिन आपने इस मोनोटाइप को बड़े मजबूत तरीके से तोड़ा है। एक सक्सेसफुल एडवोकेट के बेटे आज एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। तो सर आपको आपके एकेडमिक स्ट्रीम चूज करने में किसने गाइड किया? पेरेंट्स, टीचर्स, या फिर आपका ये सेल्फ मेड डिसीजन था? और आप कैसे इन्फ्लुएंस हुए कि आपको ये चॉइस बनाना है? जब हम लोग पटना गए पढ़ने के लिए, उस समय क्या होता था ना, मैट्रिक करके लोग चले जाते थे पढ़ने के लिए, बाहर पटना जाते थे। तो वहाँ गए तो हमारे कुछ सीनियर्स थे, यहीं के भाई साहब हैं हमारे, कमलेश भैया हैं, शैलेश भैया हैं, ये लोग वहाँ आके पढ़ते थे, तैयारी करते थे। तो उन्हीं लोगों से इंस्पायर्ड होकर के पता चला कि मेडिकल भी कोई चीज़ है, वहाँ उसकी पढ़ाई होती है। तो हम लोगों ने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया। वहाँ से आपने शुरू किया और आप आज सक्सेसफुल बन भी गए। दैट इज आई थिंक ये ईश्वर की कृपा है। बहुत लोग तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि जिनका नहीं होता है वो खराब हैं या उनकी पढ़ाई में कोई कमी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर की कृपा है, किसी पे ज़्यादा होती है, किसी पे कम होती है, और डेस्टिनी है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। करेक्ट। तो यही किस्मत में लिखा था, यही है। सर ऐसी क्या चीज़ है सर जो आपको इतना हम्बल बनाए रखती है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर आदमी हमेशा हम्बल होता नहीं है। करेक्ट। हर आदमी का दिन का एक फेज़ होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा समय आप हम्बली रहें, लेकिन आपको जो मिला है ना वो बहुत कम लोगों को मिलता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए इसमें हम्बल रहना ही ठीक है, क्योंकि वो तो आपका कुछ है नहीं, सब ईश्वर देते हैं। आप मेहनत कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। सर एक पॉपुलर कोट है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी देर रात तक पढ़ाई करते हैं और सुबह देर से जगते हैं, और कभी कभी एक रूटीन ना होने की वजह से स्टूडेंट की स्लीप साइकिल भी खराब हो जाती है। तो आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ना चाहिए या लेट नाइट जाग करके? ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। मेरा मानना है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना वो बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करता है। क्योंकि हम लोग सुबह जब उठते हैं उस समय हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जो बॉडी को दिन को स्टार्ट करते हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, लेट से उठते हैं, वो लोग भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन है उसी टाइप से सिंक्रोनाइज हो चुका है।
मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लोगों को जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सर मेडिकल फील्ड में इतनी सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, डेंटिस्ट और भी बहुत सारे, ना जाने कितने सारे। तो ऐसा क्या था ऑर्थोपेडिक्स में जो आपको लगा कि आपके लिए ये फील्ड ही परफेक्ट है? नहीं, ऐसा लगा नहीं था दोस्त। हुआ ये था कि आई वॉज फर्स्ट इन मेडिसिन। ओके। ठीक है, तो उस समय जो रैंकिंग के हिसाब से ऑर्थोपेडिक्स की बहुत कम सीटें थी उसमें, बहुत कम। तो जो उस समय रैंक मिल रही थी मेरी, उसमें ऑर्थोपेडिक्स बेस्ट ब्रांच था, है ना, बहुत कम रैंक पे मतलब मिलती थी। तो पहले आई वॉज इन मेडिसिन, 2-3 महीना तो मैंने मेडिसिन कर भी लिया था PMCH में ही। तो उस समय ऑर्थोपेडिक्स की एक सीट रिलीज़ हुई थी, तो फॉर्चुनेटली हमको मिल गई। तो उसके बाद तो उसी में रह गए। तो आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ तो मन लगाना ही पड़ता है। सही सही बात। 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप अपने मन लायक काम कीजिए, सही बात। या फिर जहाँ आप चले गए हैं वहाँ मन लगा लीजिए। तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। सर एक क्लासिकल मेडिकल प्रिंसिपल है दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बिहार में सबसे कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम क्या है और लोग इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, 2 तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। पहला जो मैन मेड है, जो हम लोग अपने खुद से करते हैं, RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। आप देखते होंगे कि जैसा एक आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है कि इंडिया में हर घंटे जो है ना 56 लोग RTA से मर रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। तो इसको हम लोग रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? नशा नहीं करके, रैश ड्राइविंग नहीं करके, गाड़ी अच्छे से चला के, ओवरटेक नहीं करके, ट्रैफिक रूल का फॉलो करके। ये हुआ मैन मेड। अब एक चीज़ जो है, जो हम लोग अपनी आदतों से कर लेते हैं, जैसे कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, घुटने का दर्द है, तो उसमें जो है अनहेल्दी जो हैबिट्स हैं, जैसे बताया देर से उठना, है ना, ख़राब तरीके से पढ़ना। बच्चों में मैं क्या देख रहा हूँ इधर से, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे लोग गर्दन का दर्द लेके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोबाइल पे पढ़ते हैं, तो ऐसे करके पढ़ते रहते हैं बूढ़े की तरह। सही बात। तो ये है, पोस्चरल पेन है। बड़ों में देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने का दर्द है। तो पहले क्या करते थे ना, हम लोग के पास वो अंग्रेज़ी लेटरिन नहीं हुआ करता था। लोग ज़मीन पे बैठ के बहुत दिन तक, 60-70 साल तक लेटरिन करते थे और पलथी मार के खाते थे। अब डाइनिंग हॉल बना है और वो उस पर कुर्सी पे बैठ के खाते हैं, कमोड में कर जाते हैं। तो जो जोड़ है ना, वो अपना बेसिक फंक्शन भूल गया है। उनकी एक्सरसाइज प्रॉपर, साइकिलिंग नहीं होती है, कोई साइकिल पे नहीं चलता। अब इस एज के लड़कियों को बाथरूम भी जाना होगा तो वो मोटरसाइकिल से ही जाएगा। तो पैदल चलना ही खत्म हो गया है। तो दीज आर द कॉजेज जो जिसके कारण से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही हैं। आप 25 साल बाद देखिएगा कि घुटना हो सकता है कि रहे भी कि ना रहे लोगों का, क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं है। या तो लोग बैठे रहते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात क्या, पहले क्या था ना, जीविका और जीवन दोनों अलग अलग चीज़ थी। मतलब लोग 10 से 4 काम करते थे, उसके बाद सोते थे, परिवार चलाते थे। अब क्या है ना, आजीविका ही जीवन है। बैंक में भी लोगों को देखिए तो वो 10 बजे तक काम करते हैं, टीचर को भी देखिएगा तो 12 बजे रात तक काम करते हैं। तो अब ये कोई अलग चीज़ रहा नहीं है। तो बेसिक जो रिदम जो गड़बड़ है ना, वो ये कारण है कि जीवन और आजीविका में फ़र्क खत्म हो गया है। दिस इज़ द बेसिक कॉज। वेरी वेरी वेल आंसर फॉर्म सर। सर जब आपने मेडिकल की तैयारी की थी और आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में काफ़ी बदलाव आ गया है, स्पेशली एजुकेशन सिस्टम और बहुत बदलाव एजुकेशन सिस्टम और रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो सर आपके समझ से मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा होना उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है या कहीं ना कहीं उन्हें फोकस्ड बना रहा है? वो मजबूत बनाता है। पहले 2 स्टूडेंट के बीच में बहुत ग्रॉस फर्क होता था। एक बहुत अच्छा लड़का हुआ करता था, एक एवरेज लड़का हुआ करता था, और एक खराब लड़का हुआ करता था। अब क्या है ना, सारे अच्छे हो गए हैं, सबके पास किताब है, इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन मटेरियल है। अब जो फ़र्क है ना, वो टेम्परामेंट का फ़र्क है। सही। मतलब प्रेशर में परफॉर्मेंस कौन अच्छा दे रहा है उसका फ़र्क है। नॉलेज अब बराबर हो गई है सबकी, क्योंकि सबके पास नॉलेज है। अवेयरनेस भी बहुत बड़ा है। हाँ, पहले ये नहीं थी ना। कोई पढ़ रहे थे JP शाह सर के यहाँ फिजिक्स, जो बेस्ट टीचर हैं फिजिक्स के, कोई साधारण टीचर से पढ़ते थे। दोनों के टीचिंग में बहुत डिफरेंस था। अभी क्या है ना कि आप जिनसे पढ़ना चाहते हैं उनसे ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाके पढ़ें। तो आपके पास भी वही नॉलेज है जो पटना में रह रहे लड़के के पास नॉलेज है। अब डिफरेंस कहाँ हो जा रहा है? प्रेशर में परफॉर्म करने का। अब क्वेश्चन जब देख लिया आप, तो आपके पसीने छूट रहे हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर रहा है, आप जो है
आपका जो नेचुरल परफॉर्मेंस है वो नहीं हो रहा है, आप जो जानते हैं उसको गलत करके आ रहे हैं। सही। अब जो खेल है ना वो परफॉर्मेंस का है, अब नॉलेज का खेल बहुत कम हो गया है। तो सर अभी जैसे जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, स्पेशली मैं नीट की ही बात करूँगा, हाँ, उन बच्चों को सर आप एक दो एडवाइस अगर देना चाहेंगे तो क्या देना पहली बात यह है कि जैसे तैयारी कोई एक दिन की नहीं होती है। नॉलेज क्या है ना कि एक प्रोसेस है, वो नॉलेज एक्यूमुलेट करता है धीरे धीरे करके, एक समयबद्ध तैयारी होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम 2 महीना में हम नीट का तैयारी कर लें या 2 महीना में हम IIT की तैयारी कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। पहले अपने बेस को मजबूत करना पड़ता है, उसके बाद आप जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको देखिए क्या ट्रेंड है उसको फोकस कीजिए, और एक आप अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि जो इतने समय में हम कितने क्वेश्चन को बना रहे हैं, सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, नेगेटिव पे मेरा क्या है एस्पेक्ट है, ये सबको क्लियर करना होता है। केवल जानने से अभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, जानना है आपको, उसको अपने नॉलेज में उसको परफॉर्म भी करना है आपको। सही बात। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देके एक आंसर देके, बेसिक बात यह है तैयारी करने का कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं। जब आप एक क्वेश्चन का एक आंसर जान गए ना, तो बाकी जो 3 ऑप्शंस आप देख रहे हैं ना उसके बारे में पढ़िए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर 10 क्वेश्चन भी बना रहे हैं ना, तो आप कम से कम बाकी 10 क्वेश्चन का 10 आंसर हुआ, बाकी आपके पास जो है 30 ऑब्जेक्टिव हैं, 30 टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, तो एक दिन में आप 30 टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो ये एक सही मोड है पढ़ने का। सही। सर अगर आज एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के बीच में मोटिवेशन जब लूज कर रहा हो या गिव अप करने का सोच रहा हो और उसे लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप उसे क्या सजेशन देंगे? अपने माता पिता को याद कीजिए, आप उनके संघर्ष को याद कीजिए। आप ये देखिए कि आपके फादर मदर कितना स्ट्रगल करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अपने आप को कमज़ोर समझें। डिमोटिवेट एकदम नहीं। दुनिया में 2 ही आदमी आपको मोटिवेट कर सकते हैं, एक ईश्वर और एक आपके परिवार, माता पिता, भाई बहन जो भी हैं। क्योंकि आपके लिए जो त्याग है ना, किसी और के त्याग से माता पिता का त्याग बहुत ज़्यादा होता है। जब आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है, तो एक बार अपने माता पिता को याद कीजिए, सोचिए वो किस मुश्किल से आपको पढ़ा रहा है। आजकल सर क्या देखने को मिलता है ना कि एक आई थिंक बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ऑल्सो एक अवेयरनेस गैप आ गया है। जो माता पिता जिन चीज़ों को मतलब जिस चीज़ों से अवेयर हैं और जो बच्चे जिन चीज़ों से अवेयर हैं, उसमें एक बड़ा गैप है। जैसा आपने बताया, आजकल हर कोई तेज है, इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर दैट दे कैन हैंडल इन दैट मोमेंट। तो इससे क्या होता है, कई बार जब बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं के ही बच्चे जब आ जाते हैं इस उम्र में, तो कई बार अपने माता पिता को बहुत कम आंकने लग जाते हैं। उन्हें लगता है ऐसा होता ही है, मतलब ये तो कॉमन ग्रोथ का फेज़ है। आप जब मेडिकल में लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे कि एक मेंटल ग्रोथ का फेज़ होता है, तो एक फेज़ होता है, उसमें लोगों को लगता है कि मेरे माँ बाप जो हैं हम लोग से कम जानते हैं, लेकिन ग्रेजुअली लोग जानने लगते हैं, जीवन को समझते हैं, तो लगता है कि नहीं, माता पिता मेरे ठीक थे। अब हमको लगता है कि मैंने जितने भी काम अपने माता पिता की मर्ज़ी से किए हैं वो सब सही रहे हैं, जो उनकी मर्ज़ी से नहीं किए हैं वो सब बेवकूफ़ बने। तो उनके पास बहुत अनुभव है जीवन जीने का। सही बात। तो वो एक ऐसे लोग हैं जो आपको कभी भी अपने फ़ायदे के लिए कोई बात नहीं कहेंगे, वो वही सलाह देंगे जो, हाँ हो सकता है कि उनको उसके बारे में पता कम हो, करेक्ट। ठीक है, जैसे आप इंटेंट बुरा, हाँ इंटेंट बुरा नहीं है, तो आप उनके बात को समझिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है जोड़िए, लेकिन उनको नकार नहीं सकता। दैट डिसिप्लिन हैज टू बी इन अस। एकदम, क्योंकि कल को आपके बच्चे होंगे ना, तो वो भी तो आप ही से सीखेंगे। सही बात। सर हर साल लगभग 25 लाख एस्पिरेंट्स नीट का एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए जाते हैं और लगभग 1.25 लाख सीटें होती हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो 20 सीटें बढ़ गई है, अब सीटें बढ़ गई है, लेकिन अभी भी सर देखते हैं कि वो 12 से 16 तक ही पहुंच पाए। जैसे पहले 20 बच्चे में एक सीट थी, अभी 12 से 16 बच्चे के आसपास में एक सीट मिलती है। तो आपने जब तैयारी करी थी उस समय भी ये प्रेशर, डिस्ट्रैक्शन और सेल्फ डाउट जैसे हुआ होगा, तो कैसे आपने हैंडल किया? और उन बच्चों को जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद भी इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होते हैं या सेल्फ डाउट जब होने लग जाता है, तो उस समय में वो क्या करें? बड़ा कठिन फेज़ होता है वो, जो तैयारी का फेज़ होता है ना, हर आदमी के लिए कठिन फेज़ होता है। तो उस समय पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है ही, सबसे बड़ा बात है अपने मनोबल को बनाए रखना। एक तो बताया कि अपने परिवार से जुड़े रहना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फेक वर्ल्ड में नहीं रहना है, ये जो इंटरनेट का दुनिया है फेक वर्ल्ड वाला, उसमें नहीं रहना है, वहाँ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि ड्रीम के साथ कोई समझौता होता नहीं है। अगर ये आपका ड्रीम है तो है, अटेम्प्ट कुछ भी लगे करना है। फाइनली क्या मैटर करता है कि आप जो सोच रहे थे वहाँ है कि नहीं है। करेक्ट। चौथी और आखिरी बात कि जो लोग डॉक्टर नहीं है वो जीते नहीं है क्या?
जीते हैं ना जी। Correct. दुनिया उसके बाद भी चलती रहती है। ठीक है, हो रहा है, बढ़िया है, तो और भी बहुत कुछ है करने के लिए, उसके लिए थोड़ी जान देना है। सही। डॉक्टर बनना ठीक है, आपको अच्छा लग रहा था, आप बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ईश्वर को कुछ और मंजूर हो, आपसे कुछ और अच्छा कराना चाह रहा हो, तो उसके लिए सब अपने आप को इतना बुरा मानने की बात नहीं है। आप अपना 100% दे के तैयारी कीजिए, हो रहा है बढ़िया बात है, आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, और भी बहुत चीज़ें करने के लिए सही है, एकदम रास्ता करें। बन जाता है। हाँ, एकदम डेफिनेटली बनता है। रास्ता बन जाता है। सर एक नेक्स्ट सवाल ये है कि सर आज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स घंटों तक बैठकर पढ़ाई करते हैं, ये आपके पुराने जवाब के रेफरेंस में भी है, लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी सामने आता है कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स, लो फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस की वजह से पोस्चर इश्यूज, बैक पेन और अर्ली मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के रूप में आप क्या मानते हैं कि ये प्रिपरेशन का जो पैटर्न है बच्चों में, ये क्या फ्यूचर में हेल्थ रिस्क बन सकता है? भाई हेल्थ रिस्क बनेगा, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। क्यों नहीं उपाय है कि अभी जो प्रतियोगिता है ना, वो गला काट प्रतियोगिता है, जिनके साथ आपका कंपटीशन है ना, बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, तो आप बीच बीच में अपना एक्सरसाइज कीजिए, उठिए, थोड़ा अर्ली उठिए, थोड़ा टहल लीजिए। जब लोग पढ़ने बैठते हैं आप उससे 10 मिनट पहले उठ जाइए, 10 मिनट एक्सरसाइज करके पढ़िए, बीच में थोड़ा रेस्ट लीजिए, ठीक है? आपको लगता है कि एक रूटीन मदद करती है इन सब चीज़ों? डेफिनेटली। रूटीन क्या है? रूटीन आपका डिसिप्लिन है। आप मोटिवेटेड नहीं हो सकते हैं, ठीक है, आज हमको काम करने का मन नहीं है, लेकिन हमको 6 बजे क्लिनिक जाना है तो जाना है, डिसिप्लिन। समझ गए? कौन मोटिवेट करेगा हमको? हर दिन किसी को कोई मोटिवेट कर सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एक रूटीन फॉलो करेंगे तो वो आपकी डिसिप्लिन बन जाएगी। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन में फ़र्क है। अगर आपने आपको डिसिप्लिन रखते हैं, जैसे आपको जाना है, आपने एक रूटीन बनाया हुआ है कि 6 बजे से 7 बजे फिजिक्स पढ़नी है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, एकदम मन ही नहीं है, फिर भी पढ़, लेकिन आप पढ़ रहे हैं 6-7, तो धीरे धीरे क्या होगी ना, आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे उसके लिए। वो डिसिप्लिन आपका मेंटल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये सब एक दिन में नहीं होती है भाई, इसके लिए मन को मारना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है, लेकिन करना वही चीज़ है। इसलिए मेरे ओपिनियन में मोटिवेशन से बड़ा चीज़ डिसिप्लिन है। हाँ, तो एकदम आप डिसिप्लिन होइए। सर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो डॉक्टर बन के जान बचा सकते हैं, लेकिन कई लोग इसे एक फाइनेंशियल ऑप्शन की तरह भी देखने लगे हैं। पेरेंट्स और सोसाइटी भी कभी कभी इस प्रोफेशन में जाने के लिए बच्चों को ऊपर प्रेशर डालते हैं, और ऐसे में आप उन बच्चों या पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि इस फील्ड को पैशन के बजाय पैसा कमाने का जरिया जो समझ रहे हैं? इस प्रोफेशन में पैसा कमाने के लिए प्रोफेशन नहीं है, और है भी नहीं, बता रहे हैं आपको। आप बहुत कम मेहनत में इससे ज़्यादा पैसा दूसरी जगह कमा सकते हैं। आप नेता बन जाइए, है ना, एक, हाँ बता रहे हैं आपको। इसलिए ये सब अगर आपको अच्छा लग रहा तो जाइए, पैसा वैसा तो सेकेंडरी चीज़ है। सारे डॉक्टर पैसा नहीं कमाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी कोई ऐसा काम है जिसमें आपको मन लग रहा हो और उससे अगर आप पैसा कमा रहे हो, तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती है। 90% लोग ऐसे चीज़ से पैसा कमाते हैं जिसमें उनका मन नहीं लगता। सर लेकिन ये आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 55% से ज़्यादा बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, सर्वेस के हिसाब से हर साल ऐसा कुछ निकलता है, लास्ट ईयर का डेटा कहता है 55% से ज़्यादा बच्चे करना ही नहीं चाहते थे नीट, पर कहीं ना कहीं वो फैमिली प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, क्योंकि उनके दोस्त ने नीट कर रहे हैं या उनके रिश्तेदार नीट करा रहे हैं, LL में जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब आदमी मेडिकल की तैयारी करने जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है। अगर कहीं बगल में देखता है किसी मेडिकल स्टूडेंट को जाते हुए, कोई अप्रन वाले को देख लेता है, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है। तो हमको लगता है ये पैशन का मामला है, पैसा का मामला नहीं है। सर अब एक नेक्स्ट फेज पे चलते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एंट्री के साथ ही फैसिलिटीज़ मिलने लग जाती है, पेशेंट्स को जनरली तुरंत इमरजेंसी वार्ड और आईसीयूज अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्पीड और एक्सेसिबिलिटी लार्जली तभी पॉसिबल होती है जब पेशेंट्स के पास एडिक्वेट फाइनेंशियल बैकिंग हो या एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो सर आपके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस का कितना इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। हर आदमी को अगर पैसा हो और किसी के पास, तो पहला काम जो करना चाहिए वो हेल्थ इंश्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 कारण है उसके। एक तो आपका हेल्थ जो है कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, दूसरी बात है कि हम लोग अभी देखें, कोविड को देखें आप, करेक्ट। अब उसमें क्या है, उसी सिचुएशन में आपकी कमाई भी नहीं हो रही है, सही बात, और आपका खर्चा भी हो रहा है, बहुत लोगों की डेथ हो गई है। वैसे कंडीशन में कौन हेल्प करेगा? एक इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। हर फैमिली का हेल्थ इंश्योर्ड होना चाहिए। कम वाला कराइए, ज़्यादा वाला कराइए, लेकिन एकदम करा लीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम बिहार का स्पेशली अगर मामला देखें तो जनरली यहाँ पे लोग वो पॉलिसी करा रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ रिटर्न आने वाला है 10 साल 15 साल उनके मरने के बाद। नहीं, ये मतलब उनको मतलब उतना अवेयरनेस नहीं है मेरे विचार से। हम जानते हैं इस चीज़ों को, और हेल्थ पॉलिसी जो है ना, वो कहिए कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी से बेहतर चीज़ है। वहाँ से रिटर्न नहीं आना है, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। आप बीमार पड़ेंगे तो आपका घर नहीं बिकेगा, ज़मीन नहीं बिकेगी,
किसी से कर्जा लेने नहीं जाना होगा। सही बात। इसलिए हेल्थ पॉलिसी जो है बहुत ज़रूरी। आप कम पैसे का कराइए ना, लेकिन कराइए, एकदम कराइए, एकदम कराइए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल तो कराने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, बस अवेयरनेस अवेयरनेस कमी से नहीं होती। आप उसको गवर्नमेंट की जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जीवन बीमा ज्योति वगैरह करके आती है, आप देखिए बैंक से होती है वो चीज़, आप करा सकते हैं उसको। तो नहीं, कोई भी आदमी करा सकता है, बहुत कम पैसे में होती है, 30 रुपया 40 रुपया मंथली है, एवरीवन कैन अफोर्ड। लेकिन हम लोग साथ क्या है ना, हम लोग चाट पकौड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सब चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक अवेयरनेस पॉइंट है कि अगर हाँ। आप अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस चाह रहे हैं तो सरकारी योजनाओं हाँ। के तहत का लाभ लें, हाँ। चाट पकौड़ा ना खाएं। 30-50 रुपए का अगर कोई इंश्योरेंस मंथली लेवल पे दे करके मिल पा रहा है तो पहले एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस आप जरूर कराएं। सर, डिसीजन मेकिंग इज एन आर्ट एंड टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो आपको क्या लगता है कि बड़े सपनों को साकार करने के लिए क्या रोक रही है? डिसीजन लेने की एबिलिटी लोगों को रोकती है या उसे इम्प्लीमेंट करने का डर इतना होता है कि वो नहीं ले पाते? भाई ये सब किताबी बातें हैं। डिसीजन आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। लाख पढ़ लीजिए आप, लेकिन जब तक आप उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, धोखा नहीं खाएंगे, तो आप डिसीजन लेना सीखेंगे नहीं। तो उस रास्ते पर तो आपको चलना ही चलना है। तो आपके हिसाब से ये बहुत ज्यादा सिचुएशनल भी होता है? एकदम सिचुएशनल होता है, कभी ना कभी बांध देती है। एकदम। आप कैसे जानेंगे? आप किसी टीचर के पास पढ़ने गए हैं, अब 10 आदमी जा रहा है कि आपके एकेडमी में आया पढ़ने के लिए, अब उसको वहाँ पढ़ने में उसको समझ में नहीं आ रही है ना? सही। तो आप कैसे जानेंगे कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है ठीक से? आप जब वहाँ जाएंगे, एडमिशन लेंगे, देखेंगे कि फलाना टीचर नहीं पढ़ा रहा है, तभी तो जानेंगे आप ना। पहले कैसे डिसाइड कर लेंगे? इस चक्कर में आपको घाटा तो होगा, आपके पैसे चले जाएंगे, सेठ जी पैसा नहीं लौटाएंगे। लेकिन एक तो आप समझे ना कि बात कि भाई हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो जब तक आप वो करके देखेंगे नहीं, ये होगा नहीं। लोग लाख आपको समझाएं कि हाँ ये डिसीजन मेकिंग है, वो कुछ नहीं होता। आप अपने एक्सपीरियंस से मजबूत बनते हैं, एक्सपीरियंस से एक धारणा बनती है आपके दिमाग में कि कैसा डिसीजन हमको लेना है। ये बिना एक्सपीरियंस के हो नहीं सकता। किताबी चीज़ें नहीं है, ये लाइफ की चीज़ें हैं। सर, अगर हम बिहार की बात करें तो पिछले कुछ सालों में रोड एक्सीडेंट्स की संख्या काफी बढ़ गई है। 2024 के डेटा के अनुसार एक साल में 11,600 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए थे और IIT दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार 4,078 लोगों ने इस एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई। पर कई लोग ऐसे भी थे जो सर्वाइव कर गए और फिर ट्रीटमेंट के लिए गए, पर उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने की वजह से उनकी जान चली गई। ऐसा नहीं होता। तो डेंजरस ज़्यादा क्या है सर? इंजरी ज़्यादा डेंजरस है या ट्रीटमेंट में होने वाला डिले वो ज़्यादा? अभी रोड पे एक्सीडेंट हुआ, अब वहाँ देख के लोग वीडियो बना रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा वो आदमी रोड पे रह जाता है, कोई उसको उठाने वाला नहीं है। अगर कोई उठाने वाला है, अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। मेरे यहाँ तो लोग आते हैं ऐसे, जो उसको उठा के ला रहा है ना, जब उस आदमी का अटेंडेंट सब आता है तो कहता है कि तुम ही लोग एक्सीडेंट कर दियो। तो समाज एक जो है ना, समाज में क्या हुआ है अभी बता रहे हैं आपको, इसको कहिए आपकी एक सोशल कोऑपरेशन खत्म हो गया है और सोशल सिक्योरिटी की भावना खत्म हो गई है। जो अच्छा करने जाता है ना, उसको भी समाज कोसता है। इधर का घटना बताते हैं, एक लड़का का एक्सीडेंट हुआ था रास्ते में, कोई दूसरा आदमी आ रहा था, वो अचित पड़ा हुआ था, उसको ला के यहाँ भर्ती कराया। जब उसका आदमी आया गाँव से, अब उससे लड़ने लगे, नहीं तुम ही मारे हो, तुम ही इसका एक्सीडेंट किए हो। अब बताओ ऐसे में कोई दूसरा आदमी ये काम कैसे करेगा? वो तो अगली बार सोचेगा ना करने से। करेक्ट, ये बात है। दूसरी बात है कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से जो नियरेस्ट जगह पे जाते हैं वो टाइम जो है बहुत ज़्यादा है, जो इफेक्टिव पीरियड है जहाँ बचाने की कोशिश की जाती है वो लॉस कर जाता है। तीसरी बात है कि हर सेंटर इक्विप नहीं होता सारे केसेस को हैंडल करने में। ट्रॉमा सेंटर नहीं है इस तरह का। अब जैसे हेड इंजरी है, अब एक जगह में आप ऑर्थोपेडिक के यहाँ जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे हेड इंजरी है, तो वहाँ तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। सही बात, ठीक है। तीसरी बात है कि ऐसे कंडीशन में आदमी खुद भी तैयार नहीं होता कि वो तैयार उस समय के लिए। अब जैसे कई बार विद इन आवर जो है ब्रेन खोलना पड़ता है, अब आदमी ही नहीं तैयार है। सही बात। तो ये सब बातें हैं, कोई एक पक्ष इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा, एक कॉमन बातें हैं, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं ये डेटा सामने आ रहा है। लोगों को कुछ बोलना होता है, कुछ भी बोल देते हैं कि इलाज नहीं मिला, ये नहीं हुआ। क्यों इलाज नहीं मिलेगा? सही बात है। इलाज आप जब पढ़ाने के लिए आए हैं, कोई बच्चा है तो उसको तो पढ़ाएंगे ना आप, कि छोड़ देंगे? नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है प्राइवेट में इलाज मिलेगा, सरकारी में क्यों नहीं इलाज मिलेगा? वहाँ तो सारी चीज़ें हैं। यहाँ नहीं मिलेगा, छोटा जगह दिल्ली में बड़े सेंटर में क्यों डेथ होती है, सफदरजंग में क्यों डेथ होगी? वहाँ तो सारी चीज़ें हैं, एम्स में तो सारी चीज़ें हैं, वहाँ ये नंबर और ज़्यादा है तब। तो ये सब कोई बात नहीं है। आप एक्सीडेंट के बाद कितनी जल्दी किसी सेंटर में जाते हैं ये इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद आप कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को, वो नंबर है। अब कहेंगे ब्लड के लिए आदमी ब्लड देने को तैयार नहीं होता है, उसके लिए कौन देगा ब्लड?
ठीक बात। किसी एक डॉक्टर को तो एक आदमी को तो ब्लड देना नहीं कि वो अपना ब्लड दे देगा। ठीक बात। तो यही सब चीज़ें हैं, लोग एक पक्ष देखते हैं, सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं। सर आजकल कई लोग अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसका असर माल न्यूट्रिशन के रूप में क्लियरली देखा जा सकता है। जैसे बिहार की रिपोर्ट्स में सिचुएशन काफ़ी कंसर्निंग है। लगभग 42% बच्चे अंडरवेट हैं और अप्रॉक्सीमेटली 24% बच्चे वीकनेस से जूझ रहे हैं। मतलब हर दूसरे बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी दिख रही है। साथ ही साथ एनीमिया भी एक बहुत बड़ी इशू है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली बिहार में 70% बच्चे जो हो रहे हैं वो एनीमिया के शिकार हो रहे हैं, और रूरल एरियाज में नंबर थोड़ा और ज़्यादा है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट लो एनर्जी। ये आंकड़ा कहाँ का है? ये आंकड़ा बिहार का एक सेंट्रिक डेटा है। नहीं सर, पुराना डेटा है ये थोड़ा। अभी ऐसा नहीं है सिचुएशन, अभी बेटर हो गया। अभी क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अभी क्या है ना, आंगनवाड़ी केंद्र है। हाँ। बच्चा जन्मता है और वो 6 साल से 12 साल जो एज है उसका, सब चीज़ें उनको मिल रही हैं। ठीक है, पोषण मिलता है, सरकार बहुत कुछ कर रही है उन लोगों के लिए। अब अगर कहीं दिक्कत है तो वो अवेयरनेस के लेवल पर दिक्कत है। अब आप अनाज बेच लेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अंडा मिलता है वो खाने के लिए, आप नहीं खाएंगे उसमें लोग क्या करेगा। सरकार जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को ख़त्म करने के लिए और बाकी बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चला रही है। आप उसको नहीं, उस पर इनरोल होंगे, आप उसको नहीं लेंगे तो लोग क्या कर सकते हैं। फिर भी जहाँ तक हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन गरीबी तो है, बहुत है, गरीबी तो है, पॉवर्टी तो है। उसका कॉज जो है पॉवर्टी तो है ही, साथ साथ एक अनअवेयरनेस भी है। तो इसकी अवेयरनेस सर लोकल लेवल पे, सरकार अपना काम तो जनरली कर रही है। जिन लोगों को करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, उनको लूटने से फुर्सत नहीं है, बेचने से फुर्सत नहीं है, तो वो कहाँ से करेंगे। करेक्ट, ये काम है। सर रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि अररिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में। नए हॉस्पिटल्स, अपग्रेडेड सेंटर्स, फंडिंग्स भी बढ़ी है। हाँ। लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि डॉक्टर पोस्ट काफ़ी हद तक अभी भी वेकेंट है। एक डॉक्टर पे काफ़ी एक डॉक्टर पे काफ़ी हैवी पेशेंट लोड है, और सीरियस केसेस अभी भी पुणे और पटना जैसे सिटीज़ रेफर कर दिए जाते हैं। एक तरफ बिल्डिंग खड़ी हो रही है और दूसरी तरफ उन्हें चलाने वाले लोग कम हैं। तो सिस्टम में बिल्डिंग्स और फंडिंग्स के बढ़ने के बाद भी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की जो ये कमी है, आपको क्या लगता है ये डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है या मिसगाइडेड है? नहीं, ये इस पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लोग रेफर्ड हो रहे हैं, तो इसमें केवल डॉक्टरों की कमी के कारण रेफर्ड नहीं हो रहे हैं, लोगों में विश्वास की कमी के कारण भी रेफर्ड हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि अररिया हॉस्पिटल में डॉक्टर मेरा क्या इलाज करेगा, पटना जाना चाहिए। वो डॉक्टर को इलाज करने ही नहीं दे रहे हैं। कभी अस्पताल गए हैं आप? हाँ, मैं गया हूँ सर। किसी भी आदमी को काम करने के लिए यहाँ चैम्बर चाहिए। डीएम जो है एक आदमी आएगा, दूसरे आदमी को अंदर नहीं आने देगा। कहीं अस्पताल में जाके देखिए, 200 आदमी एक साथ जमा रहते हैं। हाँ, कैसे कोई काम करेगा वो? और देर रात में भी वही, और एक सुई, पता नहीं कौन सी सुई है जिसको लगने के बाद आदमी मर जाता है। कौन डॉक्टर उसमें रिस्क लेगा? सही बात। तो ये लोग अवेयर नहीं करते अपने लोगों को कि तुमको कैसे जाके इलाज कराना है। यही आदमी जब किसी प्राइवेट सेटअप में जाता है तो देखिए कैसे वो अपना बदल जाता है। जब वो गवर्नमेंट सेटअप में जाता है, आखिर आपका अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी तो है, आप अपने कर्तव्य को क्यों नहीं निभाते हैं? लेकिन सर ये जो वैकेंसी है, जो डॉक्टर के लेवल पे जो नहीं किया जा सकता है। जितनी आबादी हम लोगों की है ना, हाँ। ये एक अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है, नहीं किया जा सकता कुछ भी। आप चाहते हैं कि हर घर डॉक्टर पैदा कर दें तो भी नहीं होगा। लोग इतने ही रहेंगे, लोड इतना ही रहेगा, आपको व्यवस्थित होना होगा। आपको समझ ही नहीं है, आउटडोर लगा रहता है लेकिन आउटडोर में नहीं दिखाएंगे, इमरजेंसी में जाएंगे। इमरजेंसी में लोग आते हैं कि हमको बीपी नाप दीजिए, क्या मतलब इसका? करेक्ट, तो ये आपको, हाँ, आप देखिए वहाँ पे जहाँ लोग जा रहे हैं, आप देखिएगा कोई भी आदमी, आप एक दिन आके यहाँ बैठिएगा, 20 एक्सरे एक आदमी का कर रहा है, उसको एक एक्सरे की जरूरत है, 20 एक्सरे करा के आता है सरकार, क्योंकि वहाँ फ्री में होता है। करेक्ट। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि बाकी 19 जो हम क्या कर रहे हैं, किसी और का रिसोर्स को हम बर्बाद कर रहे हैं, या ओवर टाइम यूटिलाइजेशन भी तो अपने आप में एक रिसोर्स की बर्बादी है। ठीक है। तो ये बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो एकदम 100% फुल प्रूफ है, बहुत अच्छा है, हम ये किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। लेकिन इलाज जो नहीं हो रहा है सरकारी में, तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं हो रहा है, लोग नहीं कराना चाहते हैं। और पहले से तो सर एक बड़ी लेवल पे, अभी पहले यहाँ पे सीटी नहीं था तो कोई आदमी जाके सीटी कराता था। अब ये खरोंच भी आती है ना यहाँ पे, सीटी की जरूरत नहीं है, वो सीटी कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे हाँ कुछ मारा है, कुछ एक थप्पड़ भी मारा, उसको सीटी चाहिए उसमें। तो
रिसोर्सेज का गलत कुत्ता का सुई जो है, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है, 90% वो वैक्सीन यूजलेस है। जहां उसका इंडिकेशन नहीं है वहां लग रहा है, तो कौन लगा रहा है? नहीं लगाने से वहां डॉक्टर को मारेगा। आप तो जानते ही हैं सर बात। तो क्या करेगा उसको? सही बात। आपको किसी, आप टीचर है ना, हाँ। आज आपका कोई बच्चा फेल कर जाए, आपको 10 आदमी मारने के लिए, आप क्या कीजिएगा? आप क्या सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं लोगों को काम करने के लिए? सही बात। आप गलत सही हम नहीं कर रहे हैं, गलत कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है गलत। ठीक बात। तो क्या हर गलत करने वाले को इसी तरह से मारपीट करते हैं आप लोग? होता है ऐसा क्या? नहीं। अगर वकील अभी केस नहीं जीत पाया, उसको अगर दौड़ा दौड़ा के मारे वहां पे, अगर इनका कोई रिपोर्ट में इसका घर जाके 20 आदमी घुस के जला दे, मारपीट करे, तो कैसे सिस्टम चलेगा? करेक्ट। तो इस पे कौन बोलता है? मिस्टेक इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि वहां से वोट नहीं आती है। सबके पीछे जो जड़ है ना, वो है हम लोग का एक अधूरा और एक कमजोर डेमोक्रेटिक सिस्टम, इमैच्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो पॉलिसी बनाते हैं और जो पॉलिसी को लागू करते हैं ना, वो एक इमैच्योर सिस्टम है। वहाँ सिस्टम को आपके जो मतलब जो आपका जो दिक्कत है ना, उसको सॉल्व करने की किसी को दिलचस्पी नहीं है। वो सॉल्व होने नहीं देना चाहते हैं उसको। हम किसी गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब तक लोग प्रॉब्लम्स, इंडिया में यही हालत है सर, जब तक लोग प्रॉब्लम्स में आते आधी चीजें अभी हर जगह में, एक CHC खुला है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, PHC है, रेफरल है, देन सदर हॉस्पिटल है, 4 लेवल पे है। अगर आप सर्दी बुखार को CHC में भी देख सकते हैं, है खुली हुई, लोग हैं वहां पे, दवा दे रही है सरकार। कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिसका दवा सरकार नहीं प्रोवाइड कर रही है। आप सरकार पे लांछन लगाएंगे, गलत कर रहे हैं आप। सही बात। आप सब चीज का एक रूटीन है, सब चीज का सिस्टम है, सब चीज हो रहा है। आप डायरिया के लिए आप सदर अस्पताल भेज दे रहे हैं, गलत बात है। सही बात। ठीक है, तो लोड तो बढ़ेगा ही। हर जो काम जो चीज करने के लिए बना है वही तो होगा। आप नर्सरी क्लास को पढ़ाएंगे क्या? नहीं पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा। सेम बात है। इसलिए इस पॉइंट पे मेरा डिफरेंस है। हम किसी को मतलब आपको गलत सही नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है। अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने सीखिए। सोसाइटल भी है हाँ, और ये हाँ, मतलब हमारा, आप अगर अपने नेचुरल आपको जो रिसोर्स मिला हुआ है, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपके साथ ये दिक्कत होगी। सही बात। अब जो दवा आपको जरूरत नहीं है, आप लेके घर जा रहे हैं, क्या करेंगे उस दवा का? आप नहीं है तो अब जो जरूरतमंद है उसको नहीं मिल रहा है। ठीक बात। आप उतना ही लीजिए जो आपको जरूरत है, सही जो नहीं जरूरत है मत लीजिए। आप अपने डॉक्टर पर विश्वास कीजिए, सिटी की जरूरत नहीं तो मत कराइए। ठीक बात। ये बात हम करें। सर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि आज के टाइम में हर कोई कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन उसके अचीवमेंट के चक्कर में लोग अपनी हेल्थ, मेंटल पीस, फैमिली टाइम और रिलेशनशिप तक कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। फिर भी सब कुछ पाने के बाद भी एक इनर वॉइड रह जाता है। तो आपके नज़रिए में रियल अचीवमेंट क्या है? भाई, जिंदगी में किसी को कुछ भी फ्री का नहीं मिलता है। ईश्वर जो चीज़ आपको दिए हैं उसके बदले में उतना ही चीज़ आपसे ले लेंगे। ठीक है, एकदम रूल है ये। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए आपको। समथिंग कम्स इन, एकदम समथिंग नहीं, जो भी मिलेगा आपको। पैसा मिलेगा तो भूख खत्म हो जाएगी। ठीक है, कपड़ा मिलेगा तो आप जा नहीं पाएंगे कहीं पे पहन के। तो ये तो ईश्वर का नियम है ये। तो उसके लिए सोचने की क्या बात है? आप चाहते हैं कि आपको फ्री में सब चीज़ मिल जाए, नहीं मिलता है किसी को फ्री में कुछ भी। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और जब आप संघर्ष करते हैं तो उसमें वो चीज़ छूटती है। सही बात है ना? आप जिसके साथ अपना जीवन शुरू करते हैं, सब आपके साथ रहता है क्या? नहीं रहता है। लोग छूटते चले जाते एक हैं। फेज खत्म होता है और फिर हाँ। एक नया फेज आता है, नए लोग आते आप हैं। यही जानिए कि आपको जीवन में जो भी मिलता है उसके बदले में ईश्वर आपसे उतना ही चीज़ ले लेते हैं। तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ मिले तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। सर एक मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, ये मेरे तरफ से है कि आफ्टर वर्किंग फॉर अप्रोक्सीमेटली more than 10 hours a day and that too every day, any human can face burnout, irritation and stress and can feel like giving up, but you seem to be on the contradictory side. What keeps you so motivated that whatever the day कोई is, मोटिवेशन नहीं है, केवल डिसिप्लिन है। पर संडे हो सर, मंडे हो, दिवाली हो, सब ईद हो, डिसिप्लिन हर है, रोज आपको सब डिसिप्लिन है। हमको पता है कि मेरे ऊपर में 30 परिवार चलता है, तो हमको तो काम करना ही पड़ेगा। करेक्ट। यही बात है। सर
बहुत ही शॉर्ट में आपने बहुत अच्छे से बताया ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा कि जिम रॉन नाम के एक बहुत ही फेमस आदमी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी कोट कही थी दैट यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद। यानी कि जितने लोगों के साथ हम सबसे ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं उन्हीं से धीरे धीरे हमारी सोच, हैबिट, डिसिप्लिन और एम्बिशन शेप होती जाती हैं। तो एक स्टूडेंट अपने ग्रुप को कैसे चुने? परिवार से। मेरा मानना है कि परिवार इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है और परिवार से बड़ा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आप जिन भाई बहन के साथ में रहते हैं वैसे ही ग्रो अप करते हैं। आप देखिएगा जो लड़का बहनों के साथ ग्रो अप करता है उसकी मेंटालिटी दूसरी होती है, जो भाई के साथ ग्रो करता है उसकी मेंटालिटी दूसरी होती है। जिसके पिताजी घर में रहते हैं वो दूसरे टाइप का हो जाता है, जिसके पिताजी बाहर रहते हैं वो दूसरे टाइप का हो जाता है। तो ये परिवार है जो आपको सेव करता है। अटेंशन और गाइडेंस बहुत मैटर करता है। परिवार ही आपको सेव करता है। तो इस बात को समझना होगा आपको। सर जब हम किसी इंसान की सक्सेस स्टोरी को देखते हैं तो हम उनकी मेहनत, स्ट्रगल्स और अचीवमेंट देखते हैं, लेकिन उस जर्नी के पीछे एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी होता है। आपकी लाइफ में आपका सपोर्ट सिस्टम कौन रहा जिन्होंने आपको इमोशनली और मेंटली सपोर्ट किया? परिवार, स्पेशली उन फेजेस में जब आपको लगा कि चीज़ें कंट्रोल। परिवार, मित्र और कुछ और लोग भी थे, अननोन लोग, जिनके बिना यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था और उनका कर्जा तो उतारा नहीं जा सकता, कम भी नहीं किया जा सकता। उनको अपने हृदय में स्थान देकर खाली याद कर सकते हैं आप। हम लोग जब भी किसी जर्नी में होते हैं ना, बहुत सारे अननोन लोग मिलते हैं जो आपको मदद करते हैं और जो शायद एक फेज से आपको निकाल के दूसरे फेज तक ना भी निकाले, एक मदद का हाथ देते हैं आपको, मतलब आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि उस समय में तो किसी के पास कुछ था नहीं। हमको लगता है कि एवरेज आदमी के पास 2 रुपया 4 रुपया ज़्यादा जेब में नहीं रहता था। क्या जगदीश जी, हम लोग जिस ज़माने में पढ़े हैं उस ज़माने में 5 रुपया बहुत पैसा हुआ करता था। 5 रुपया बहुत पैसा हुआ करता था। जब हम पीजी कर रहे थे तो हमारे सर हमको 100 रुपया देते थे एक केस के असिस्टेंट्स का, और इतना खुशी मिलता था उस समय। अगर 2 केस करते 200 रुपये मिलता था, तो ये बहुत बड़ी बात थी। सही बात। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, हर आदमी के जीवन में होता है। आप उनको जान नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग डायरेक्टली हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, हितैषी होते हैं आपके। तो वो भी तो आपको काउंट करना पड़ेगा, आपके जीवन के भी वो पार्ट है। सही बात। सर अक्सर लोग कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी जर्नी में अपनी वाइफ का किरदार आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? क्या कहेंगे भाई, सब बोलने की बात तो है नहीं। हम घर हमेशा बाहर रहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमको लगता है कि हम करीब 14-15 घंटा हम बाहर रहते हैं। तो घर तो चल रहा है तो वाइफ ही चला रही है, तो उनका पूरा मतलब सपोर्ट है तभी। सपोर्ट नहीं होगा तो मार होगा और क्या होगा, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। विद्रोह हो जाएगा, कभी नहीं रहते हैं, किसी त्यौहार में नहीं रहते हैं, किसी फंक्शन में नहीं रहते हैं, तो इतना अंडरस्टैंडिंग रख रही है तो फिर कुछ तो बात होगी तभी तो। जेंटल वुमन, मतलब हम लोग मिलेंगे, सब लोग जेंटल ही होते हैं दुनिया में, कोई खराब होता नहीं है, सब ये सामने वाले पे है। कोहिनूर शी है, मतलब अरे भाई, आदमी कोई बुरा होता नहीं है, एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में बुरा होता है। आज हम उनके लिए अच्छे हैं, कल खराब हो जाएंगे, कल अच्छे हैं, आज अच्छे नहीं हैं। कोई आदमी ना बेसिकली खराब होता है ना बेसिकली बुरा होता है। जो बहुत बुरा जिसको आप समझते हैं ना, वो भी किसी के लिए अच्छा है। या आप उसके लिए क्या सोच के रखे हैं वो आपके दिल की बात है। मिलिए उससे, बात कीजिए, देखिए हो सकता है वो ऐसा नहीं हो। सही बात। सर एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें आपको तुरंत जवाब देना है, सोचना नहीं है। नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट? मेरा दोनों चलता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वर्क या फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ बैलेंस? फ्लेक्सिबल होना चाहिए आदमी को। स्ट्रिक्ट डॉक्टर या फ्रेंडली डॉक्टर? जैसा आदमी है वैसा, जो सामने वाला जैसा है वैसा रहिए। सर इमरजेंसी कॉल अगर आपको रात को 2 बजे आता है तो ये एक्साइटिंग है या एग्जॉस्टिंग है? एक्साइटिंग तो नहीं है अभी एग्जॉस्टिंग ही हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी यू वर्क फॉर मोर देन 14 आवर्स अ डे। अभी एक्साइटिंग नहीं रहा है। सर प्राइवेट क्लिनिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गवर्नमेंट अगर जिस तरह से चल रही है, जैसे हम बताएं उस तरह से अगर चले तो गवर्नमेंट में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है काम करने से। प्राइवेट में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता कभी। प्राइवेट में आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा प्राइवेट में जो आपको गवर्नमेंट में मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट में काम करने का मतलब है आप अपना जीवन जो है वो एक गड्ढे में डाल दीजिए, कोई आपको समझने नहीं मिलेगा और आपको वहाँ काम करने ही नहीं मिलेगा। आप काम के अलावा हर चीज़ करेंगे, लेकिन जो आपका काम है वो नहीं कर पाएंगे। बस यही चीज़ होती है वहाँ पे। सर इमरजेंसी सर्जरी या प्लान्ड सर्जरी? डिपेंड करता है, कई बार अलग अलग इमरजेंसी करनी पड़ती है। सर सक्सेस को आप कैसे मेजर करते हैं, इम्पैक्ट या फिर रिकॉग्निशन के थ्रू? जो इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया उससे देखते हैं आप? कुछ नहीं होता अभी के समय में, ये कोई चीज़ ही नहीं है।
अभी के समय में आप जो इम्पैक्ट बोल रहे हैं ना, वो एक क्या कहेंगे, रिलेटिव वर्ड है। आप जिनके लिए अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जिनके लिए नहीं है उसका आपका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अभी के समय में लोग आपके बारे में जो ओपिनियन बनाते हैं वो अपने लाभ हानि को देख के बनाते हैं, और वो क्षणिक बनाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सूरज पूरब में उग रहा है पश्चिम में डूब रहा है। आप 9:10 पे मेरा कॉल उठाए कि नहीं उठाए तो आप अच्छे हैं, अगर 9:20 पर आप मेरा कॉल नहीं उठाए तो आप खराब हैं। तो अभी का यही दिक्कत है, इसलिए लोगों को किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, किसी का शेयर और लाइक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मन में ये मामला है कि हमको 10 आदमी सलामी ठोके जय हो करे तो आपको साथ दिक्कत है। अगर आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ज़िंदगी में। क्या फ़र्क पड़ना है? सही बात। किसी आदमी के ओपिनियन से आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं। आपको अपनी रोजी रोटी चलानी है, अपना परिवार चलाना है। किसी के लिए अच्छा बुरा बन के क्या करना है हमको? सही बात है, चुनाव तो लड़ना नहीं जिम्मेदारी है है। तो फिर सर, पेशेंट जो बहुत सारे सवाल करते हैं या फिर पेशेंट जो कुछ नहीं पूछते? नहीं, सवाल करना ज़रूरी है। सवाल करना एकदम ज़रूरी है, उसके सवाल का जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी क्वेश्चंस हमने पूछा विनायक अनप्लग में, ये सारे हमारे टीम के बच्चों के द्वारा बनाया गया है। उस टीम के एक एक बच्चों का नाम मैं बताना चाहूँगा। शौर्य कुमार सिन्हा है सर, मीनू जैन, अंशिका जैन, प्रियांशु कुमार, निष्ठा प्रियदर्शी, आदित्य वर्मा, अरीबा रहमान और जोया रजा। और ये पूरी जो टीम है, मिले हैं 8 लोग हैं सर इसमें। और ये सारा का सारा सवाल उन बच्चों के द्वारा था जो आपसे पूछा जाना चाहिए था। Thank you so much, my lovely audience. This was our time with Dr. Kumar Anand at Vinayak Unplugged Campus to Career, and this was our episode 2. Stay tuned and keep watching us. Thank you. डॉक्टर कुमार आनंद बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं, और अररिया के लिए जो कुछ डॉक्टर वरदान हैं उसमें एक कुमार आनंद जी भी हैं। डॉक्टर कुमार आनंद साहब के लिए मेरी नेक दुआएं उनके साथ हैं। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और उनकी तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इनकी शख्सियत, इनके इलाज का तरीका, जितने अच्छे इंसान हैं उतने ही अच्छे डॉक्टर हैं।